नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, बस्तर पंडुम 2025 कब से कब तक चलेगा? आपके ऑप्शन है 10 से 29 मार्च, 15 से 30 मार्च, 11 से 21 मार्च या 20 से 30 मार्च। तो इसका सही जवाब है 10 से 29 मार्च। बस्तर की जनजातीय लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 से 29 मार्च तक चलेगा। बस्तर पंडुम 2025 जो है ये 10 से 29 मार्च तक चलेगा, ये याद रखना है। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन, वेशभूषा आभूषणों का प्रदर्शन, ठीक है, गोदना कला, जनजातीय पेय पदार्थ व्यंजन का प्रदर्शन, संभाग स्तर पर जनजातीय रीति रिवाज एवं तीज त्योहारों, विवाह पद्धति नामक संस्कारों का प्रदर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से कार्यक्रम इसमें हैं और ये मुख्यतः केंद्रित कहाँ होगा? बस्तर में तो वहीं केंद्रित होगा। यहाँ पे विधाएं भी हैं, बहुत सारी विधाएं हैं देखिए, और ये लोक नृत्य की विधाएं हैं। तो बहुत सारी विधाएं इसमें बताई गई हैं। इस प्रकार से ये एक महोत्सव जैसा एक आयोजन है, तो इसको याद रखना है। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन 10 से 29 मार्च तक होगा और ये 3 सत्रों में 10 से 19 मार्च तक, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर 21 से 23 मार्च तक और संभाग स्तर पर 27 से 29 मार्च तक होगा। तो ये कार्यक्रम जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है ना, कई बार जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं सर इतना डीप में पढ़ना है क्या? तो देखिए, क्वेश्चन की जो प्रकृति है सीजीपीएससी सीजी व्यापम की, वो स्थायी नहीं है, बदलती रहती है। इसलिए कई दौर में ऐसा लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी अचानक से जहां से क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा लगता है यही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमने छोड़ दिया। इस बार की सीजीपीएससी को देख लीजिए, करंट अफेयर्स को बिल्कुल छुआ ही नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन ही आ गए करंट अफेयर से, बाकी पूरे ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन में भी जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं वो क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड बदलता रहता है और इसीलिए हमारी तैयारी जो होनी चाहिए वो 360 वे में होनी चाहिए, मतलब सभी चीज़ों को अपन कवर करते हुए चलें। तो करंट अफेयर्स को भी आप छोड़ नहीं सकते। इस बार नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि पिछले बार नहीं आया था। ठीक है, पिछले बार बहुत क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, इस बार नहीं थे, अगले बार हो सकता है फिर क्वेश्चन बढ़े करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो सीजीपीएससी में ऐसा हो सकता है। और व्यापम के लिए तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक निर्धारित अंक जो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। कई बार 15 अंक होता है, कई बार 20 अंक भी करंट अफेयर्स से होता है। छत्तीसगढ़ की समसामयिकी के लिए अलग से नंबर दिया होता है और ओवरऑल समसामयिकी के लिए अलग से नंबर दिया होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो जनरल जीएस होता है उसमें भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीजी व्यापम में पूछ लेता है। तो एडीओ वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें भी छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है, जैसे कि कोयले में हमारा स्थान दूसरा था। ठीक है, गूगल सर्च करेंगे तो आपको तीसरा स्थान मिल सकता है, और भी जानकारी से अलग अलग स्रोतों से तीसरा स्थान इसका मिलता है। लेकिन राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ हाल ही में, उसमें कोयले और लोहे को लेकर स्पष्ट उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान स्थिति में जो लौ अयस्क उत्पादन में राज्य की स्थिति है वो द्वितीय स्थान पर है देश में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं छत्तीसगढ़ खनिज संपदा में समृद्ध राज्य है और कोयले और लौ अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। यहाँ से मैंने ये चीज उठाई है। ठीक है, तो ये राज्यपाल के अभिभाषण का ही अंश है। ठीक है, और गेवरा कुसमुंडा खदान जो है ये कोयले की खदान है और यहाँ 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जो भारत के कुल कोयले उत्पादन का 10% है। तो एक ही खान से 10% कोयला भी उत्पादित हो रहा है। यहाँ लौ अयस्क के बारे में बहुत सी जानकारी लिखी हुई है, जैसे कि उसके प्रकार लिखे हुए हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, तो ये सारे जो उसके प्रकार हैं, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे शॉर्ट में छोटे में थोड़ा सा दे दिया गया है, क्योंकि जो पीपीटी है उसमें जगह
की कमी थी। ठीक है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहां उद्घाटन किया गया है? तो इसको याद रखना है, कहां उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। तो यहां देख सकते हैं आप, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल inaugurated India's first vertical bifacial solar plant of metro viaduct at ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का मेजबान देश कौन है? हु इज द होस्ट कंट्री ऑफ 72 मिस वर्ल्ड 2025? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, तो भारत इसका सही जवाब है। यहां पे आप देख सकते हैं भारत। ठीक है, 2025 में भारत एक बार फिर मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा और इस बार अपने सबसे युवा राज्य तेलंगाना में, जो अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत, प्राचीन नृत्य परंपराओं और बेहतरीन व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। तेलंगाना संस्कृति इसकी कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में खूबसूरती झलकती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहीं पे क्या हो रहा है, मिस वर्ल्ड का आयोजन हो रहा है 2025 का। ठीक है, तो भारत है इसका सही जवाब। भारत के किस राज्य में हो रहा है? तो तेलंगाना में। किस शहर में हो रहा है? तो हैदराबाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत किस वर्ष तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? ऐसा प्रेडिक्शन कुछ पत्रिकाओं के द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2047। तो 2047 मिशन विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2047 का रखा गया है। देखिए, जब भी आप कोई लक्ष्य बनाकर काम करते हैं तो अगर आप उस लक्ष्य से थोड़ा सा चूक भी जाते हैं, थोड़ा सा पहले भी अगर आप रुक जाते हैं तो भी आपकी प्रगति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं, कई बार उससे ज्यादा भी प्राप्त कर लेते हैं, तो यानी वो अविस्मरणीय क्षण होता है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य हुआ करता था, जब हम उसको प्राप्त करते थे तो एक अलग तरीके की खुशी हमको मिलती थी। हमारी जो सरकारें होती थी वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित महसूस करती थी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में कोई गलत तरीका है। समय के साथ नीतियों को बदलना पड़ता है, इसीलिए नीति आयोग आया है और अब जो है विजन लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए ये विजन है सरकार का 2047 का, कि 2047 तक भारत को विकसित कर लेना है। और इकोनॉमी की जो आकार है, टोटल इकोनॉमी का आकार, वो 23 से 35 ट्रिलियन तक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उसके लिए विकास दर हमको जो चाहिए होगी वो आपका 8 से 10% निरंतर चाहिए होगी। निरंतर का मतलब ये नहीं है कि 8 से या 10% से कम हो जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज कम से कम 8% हमको चाहिए। तो ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 10-20 साल जितने का भी अंतर है, बीच में किसी साल हो सकता है कि 5% भी आए, तो किसी साल हमको 10% लेना पड़ेगा। मान लीजिए 10% एक साल में नहीं आ रहा है तो 9, 9.5, 9.5% ऐसे लेके चलना पड़ेगा, ताकि जो किसी साल एक ब्लॉक बना था, एक गैप बना था, उस गैप की फुलफिलमेंट वहां से हो पाए। तो इस तरीके से एवरेज निकलेगा, तो वो एवरेज आपका 8% से ऊपर का विकास दर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उच्च आय वाला देश अगर भारत को बनना है तो निरंतर हमको 8 से 10% वार्षिक वृद्धि की मुकाम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हमारे यहाँ कब मनाया गया ये देखना है। तो इसका सही जवाब है 24 फरवरी को मनाया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1944 के केंद्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम की स्थापना को चिन्हित करता है। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ फरवरी 24 फरवरी, मेकिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? वाराणसी, लखनऊ, गुवाहाटी या शिलोंग? तो इसका सही जवाब है
गुवाहाटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के डिजाइन का अनावरण किया है। ठीक है, यह टर्मिनल जिसके 2025 की अंतिम तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है, में एक अद्वितीय बांस आर्किड थीम जो असम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है स्थापित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी unveiled the design of the new integrated terminal building at Guwahati popular गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट की दी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को याद रखना है। अभ्यास सागर कवच भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 21-22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर आयोजित 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न खतरों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण करना और कई समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। तो इस तरीके से इसका चित्र आप देख सकते हैं। इस तरीके से अभ्यास यहाँ पे हो रहा है, सागर कवच नाम है इस अभ्यास का, और ये संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी निकाय की अध्यक्षता की है? रूस, चीन, अमेरिका या भारत? तो बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी की यानी जो अध्यक्षता है वो किसने की? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कौन करेगा? भारत ही करेगा। ऑप्शन से आपको समझ में आना चाहिए था कि बंगाल की खाड़ी में उनमें से कौन सा देश लगता है। तो आप देख सकते हैं इन चारों में से केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो बंगाल की खाड़ी को टच करता है। ठीक है, तो इसलिए भारत में ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की। ठीक है, ये आयोजन जो है माले में आयोजित हो रहा है, सॉरी, है ना। 13वीं गवर्नमेंटल काउंसिल की बैठक में बांग्लादेश से यह अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के बारे में कुछ बातें हैं। यह संगठन साल 2003 में स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ? 2003 में। इसका मकसद है बंगाल की खाड़ी में लघु स्तरीय मछुआरों को मदद देना है। सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका। गैर अनुबंधित सहयोगी देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। यह संगठन बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती देशों के लिए मछली पालन से जुड़ी सलाह देता है। यह संगठन मछली पालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम करता है। यह संगठन मछली पालन से जुड़े क्षेत्र में नए कौशल और प्रबंधन तरीकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान करता है। ठीक है, ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ये ग्लिच है और इसको अपन एडजस्ट कर देंगे जब आपको इसका जो पीडीएफ है वो प्रदान करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, उसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, जहां पे इस पूरे वीडियो का जो कि डिटेल आंसर के साथ है ना, इसका पीडीएफ आपको प्रदान किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये आप वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? Who has recently received the honorary knighthood from Britain? रविंद्र कौशिक, समर्थ मेहरा, सुनील भारती मित्तल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना है और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किस क्रम का अनुपूरक बजट पेश किया? तो इसका सही जवाब है तीसरा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुप्तेश्वर पहाड़ी की गुफा स्थित है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है भोपाल। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? तो आरबीआई ने किया। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया। हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव दूसरे नंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, शक्तिकांत दास जी को नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की? तो बिहार राज्य से जारी की। किस देश ने हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की? तो ब्राजील ने की है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी एफबीआई निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है काश पटेल बने हैं। और हाल ही में इरेडा जो है ERDAI ने किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा अस्पा लॉन्च किया है? ठीक है, तो नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट पेमेंट? तो इसका सही जवाब है यूपीआई। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, उन ग्रुप्स में शेयर करना है जो एजुकेशनल है, ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।